यहाँ पर दोस्तों आपका सेल्स बजट आ रहा है और प्रिपेयर किया हुआ है। इसका कोई वैसे कोई स्ट्रिक्ट फॉर्मेट नहीं है, आप जैसे भी प्रिपेयर करना चाहें कर सकते हैं। अब क्योंकि ये सेल्स का बजट है तो आप इसमें सिर्फ सेल्स लिखेंगे और तो कुछ लिखेंगे नहीं। और अगर आप सेल्स लिख ही रहे हैं तो आप अलग अलग रीजन वाइज डेटा बना सकते हैं, नॉर्दर्न, साउदर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न, बजटेड कितना है, ब्रेकअप क्या है उनका रीजन वाइज, स्टेट वाइज, सिटी वाइज, जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं, कस्टमर के टाइप वाइज वो सब आप कर सकते हैं। और अपनी क्वार्टरली सेल्स को दिखा सकते हैं, मंथली दिखा सकते हैं अगर आप मंथली दिखाना चाहते हैं, वीकली दिखा सकते हैं, जैसे भी पीरियड में आप प्रोजेक्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट वाई, प्रोडक्ट जेड, अनलिमिटेड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स का आप ये डिटेल्ड बजट बना सकते हैं। मतलब जो हम मेन बजट बनाते थे उसमें तो सेल्स का एक नंबर आता था, पर अगर मुझे उसी नंबर का ब्रेकअप चाहिए तो मैं कैसे करूँगा? मैं उसे किसी ग्रुप में बांट सकता हूँ, एरिया में बांट सकता हूँ, टाइप ऑफ कस्टमर के हिसाब से बांट सकता हूँ। यहाँ पर फिलहाल नॉर्दर्न, साउदर्न एंड सेंट्रल रीजन में बांटा हुआ है बजट को। लास्ट ईयर का क्या है, अभी का बजट कितना है, फिर जब एक्चुअल आएगा उससे कंपेयर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे सेल्स बजट दे रखा है XYZ कंपनी का, और प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी का यहाँ पर दे रखा है कि इतने यूनिट्स है, इतना सेलिंग प्राइस है, ये टोटल मेरा सेल्स होना चाहिए फॉर द ईयर एंडिंग March 21। अब यहाँ पर ज़्यादा डिटेल गिवन नहीं है सेल्स बजट में, पर आप चाहें तो यहाँ पर ज़्यादा डिटेल्स बता सकते थे। ये जो टोटल आ रहा है यहाँ पर आप लिख सकते थे कि नॉर्दर्न से कितना है, साउदर्न से कितना है, सेंट्रल से कितना है, और भी रीजन है आप लिख सकते थे, और सबका टोटल फिर ये 3,75,000 आता, 8 लाख आता, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी का। तो बजट बनाने का कई तरीके होते हैं डिपेंडिंग ऑन आपके पास डिटेल कितनी है। प्रोडक्शन बजट जो है वो सेल्स बजट के आधार पे बनेगा कि सेल्स इतनी करनी है, इतनी क्वांटिटी है तो प्रोडक्शन कितनी करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी प्रोडक्शन बजट के लिए। यहाँ पर देखिएगा बजटेड सेल्स तो आपको मालूम है, तो बजटेड सेल्स जो मैं कर रहा हूँ और कुछ मेरा क्लोजिंग स्टॉक बच रहा है, तो इसका मतलब कि मुझे इतना बनाना पड़ेगा कि मैं सेल्स भी कर दूँ और जो मेरा डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक रखना चाहता हूँ उतना बच भी जाए, इतना मुझे प्रोड्यूस करना पड़ेगा। बट मेरे पास कुछ ओपनिंग स्टॉक भी पड़ा हुआ है जिससे कि मैं सेल कर सकता हूँ, तो दैट मीन्स मुझे इतने यूनिट्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों को तो मालूम ही है कि अगर हमें कुछ भी चीज़ मैन्युफैक्चर करनी है तो मैन्युफैक्चर करने के लिए पहले हम ये देखते हैं कि रॉ मटेरियल जो है उसका ओपनिंग कितना है, प्लस रॉ मटेरियल जो है हमने परचेज कितना किया, माइनस रॉ मटेरियल जो है क्लोजिंग में कितना पड़ा है, तो समझ में आता है कि ये जो बैलेंस आएगा ये आएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आपको मिलेगा, और जो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है वो आपका यहां पर जाएगा ओपनिंग, वर्क इन प्रोग्रेस इतना था, प्लस रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इतना हुआ, और प्लस फैक्ट्री ओवरहेड लगे, लेबर लगी, अदर खर्चे लगे जो भी लगते हैं बनने के लिए, माइनस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस इतना बच गया। तो इसका मतलब कितने यूनिट्स प्रोड्यूस आपने करे, यहां से निकल कर आ जाएगा आपने कितना प्रोड्यूस करा है। अब आपके पास ओपनिंग स्टॉक जो है वो फिनिश गुड्स का कुछ पड़ा होगा, कितना प्रोड्यूस करा वो आपको पता लग गया, माइनस क्लोजिंग स्टॉक आपके पास फिनिश गुड्स का होगा, तो आ जाएगा कितने गुड्स आपने बेचे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या सेल्स के हिसाब से आप देख सकते हैं, अगर यूनिट की टर्म्स में गिवन है तो आप सेल्स के हिसाब से देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए यूनिट्स में दे रखा है, सेल्स के हिसाब से देख सकते हैं। अगर मुझे इतने यूनिट्स की सेल करनी है, यूनिट्स की टर्म में बात कर रहा हूँ, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में प्रॉफिट नहीं है, और जो सेल्स का अमाउंट है उसमें प्रॉफिट जुड़ा होता है, सेल्स में प्रॉफिट जुड़ा होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कॉस्ट होती है जो भी आपने बेचा उसका। अगर मैं यूनिट्स टर्म में बात करूं तो जितना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, अगर मैं 7,000 यूनिट्स की ले रहा हूं तो 7,000 यूनिट्स की मैं सेल लेता हूं, है ना जी। अगर आपको ये मालूम है यूनिट्स सोल्ड, तो आप उल्टा कैलकुलेशन कर सकते हैं ना, यूनिट्स सोल्ड कितनी बेची होगी मैंने, जो ओपनिंग यूनिट्स मेरे पास होगी, जो यूनिट्स प्रोड्यूस मैंने करी, माइनस क्लोजिंग जो मेरे पास बची है यूनिट्स, यानी कि बैलेंस मैंने बेच दिया होगा। तो अगर मुझे देखना है यूनिट्स प्रोड्यूस का बजट बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, यूनिट्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग यूनिट्स माइनस ओपनिंग यूनिट्स, ये आ जाएगा यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। बात खत्म। यही यहाँ पर किया हुआ है, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको बताया नहीं जाएगा आपको प्रोडक्शन बजट बनाना है, पर क्वेश्चन में ऐसी इंफॉर्मेशन गिवन होगी जिससे आपको खुद निकालना पड़ेगा कि कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने चाहिए। फिर उस एस्टिमेशन के बेस पर, जो यूनिट्स प्रोड्यूस हैं उसके बेस पर आपको बनाना पड़ेगा एक बजट, या फिर कॉस्ट शीट बनानी पड़ेगी। प्लांट यूटिलाइजेशन बजट का एग्जाम्पल दिए हैं, आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है।
अपनी मर्जी से कोई भी फॉर्मेट बना सकते हो, सिर्फ कंपनी का नाम ऊपर लिख देना जिस भी एंटिटी का बना रहे हो, जो बजट है उसका नाम लिख देना, कौन से पीरियड का बना रहे हो वो लिख देना, बात खत्म। यहाँ पर जो है डायरेक्ट मटेरियल का यूटिलाइजेशन का बजट है तो ऐसे बनाया हुआ है, प्रोडक्ट ए में कितना लगेगा, प्रोडक्ट बी में कितना लगेगा, प्रोडक्ट सी में कितना लगेगा, टोटल कितना लगेगा, इतने इतने यूनिट्स लगेंगे क्योंकि इतने यूनिट्स मुझे फिनिश प्रोडक्ट के बनाने हैं, उसके लिए मुझे इतना रॉ मटेरियल चाहिए होगा, मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट इतनी आ रही है और टोटल कॉस्ट इतनी आ रही है। तो बस यही बजट होता है आपका जो आपको बनाना होता है, और इसका क्वेश्चन आता नहीं है, पूरे बजट का क्वेश्चन ही आता है। ये मटेरियल का परचेज बजट है, परचेज बजट के लिए हम वैसे ही बनाएंगे जैसे कि हम ऑलरेडी बनाते हैं, सोल्ड वाला बनाया था वैसे ही परचेज यूनिट का बनेगा जो यहाँ पर आपको मैंने करके दिखाया। ये देखिए कितना रॉ मटेरियल परचेज करें भाई, रॉ मटेरियल जो आपको कंज्यूम करना है उसमें आप ऐड कर दो रॉ मटेरियल क्लोजिंग माइनस रॉ मटेरियल ओपनिंग, तो इक्वल आ जाएगा रॉ मटेरियल परचेजेस के। कैसे निकाला, यही तो फॉर्मूला लिखा हुआ है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये माइनस उस साइड चले गया प्लस, ये प्लस था उस साइड चले गया माइनस, और रॉ मटेरियल परचेज यहीं पर है, तो ये आ गया रॉ मटेरियल परचेज। क्लोजिंग स्टॉक रिक्वायर्ड प्रोडक्शन के लिए कितना है, इतना तो ओपनिंग स्टॉक ही पड़ा है तो इतना परचेज करना पड़ेगा, यूनिट प्राइस ये है तो परचेज कॉस्ट कितनी होगी आपने बता दिया। अलग फॉर्मेट बनाना जो बना सकते हो, उदाहरण के तौर पे अलग फॉर्मेट कैसे बनाओगे, ऐसे लिख लो मटेरियल ए, मटेरियल बी, और ये इसका ओपनिंग स्टॉक है, ये क्लोजिंग स्टॉक है, ये यूनिट्स बनानी है, मैन्युफैक्चर करनी है, यूनिट जो भी है प्रोड्यूस करनी है, तो कितनी परचेज करनी पड़ेगी देख लिया, फिर टोटल कॉस्ट यहाँ पर देख ली। तो बनाने का तरीका बदल सकता है, आप कैसे ही बना सकते हो। लेबर का बजट बनाना है, लेबर का बजट बना लो कि भाई देखो मुझे ये प्रोडक्ट बनाने हैं, पर यूनिट इतने लेबर के घंटे लगते हैं तो कितने आवर्स मुझे चाहिए होंगे, अगर रेट इतनी है 2 रुपये पर आवर की तो कितना रुपया का खर्चा आ जाएगा ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने के लिए, लेबर का कितना खर्चा आ जाएगा, कंपनी का नाम, कौन सा बजट बना रहे हो, कौन से पीरियड का बना रहे हो, टेबल बनाई, सारी चीज़ें डाल दी। एग्जाम्पल है, क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। ये है फैक्ट्री ओवरहेड बजट। और फैक्ट्री ओवरहेड में आप क्या लिखेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड जो है अगर आप डायरेक्ट लेबर आर के बेस पर एब्जॉर्ब करना चाहते हैं या मशीन आर के बेस पर एब्जॉर्ब करना चाहते हैं तो वो आप लिख सकते हैं कौन सी एक्टिविटी लेवल पर काम होने वाला है, डिपेंडिंग ऑन आपकी मशीन इंटेंसिव इंडस्ट्री है या फिर आपकी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है। फैक्ट्री ओवरहेड का बजट आप बना रहे हैं, कौन से पीरियड का बना रहे हैं, वहाँ पर सब टोटल करेंगे, वेरिएबल नेचर को अलग लिख दिया दिखाने के लिए, फिक्स को अलग लिख दिया दिखाने के लिए। क्वेश्चन गिवन नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल में शो किया है कि फिक्स कितने होंगे, वेरिएबल कितने होंगे, टोटल कितने होंगे। अगर आपका इतने लेबर आर काम होने वाला है तो पर लेबर आर का कितना एब्जॉर्प्शन रेट आएगी वो आपने निकाल कर बता दी है। अगर मशीन से ज़्यादा काम होता है तो आप मशीन आर रेट भी निकाल सकते हैं। अब आपको जो है एंडिंग इन्वेंट्री का बजट बनाना है, तो एंडिंग इन्वेंट्री में आपका डायरेक्ट मटेरियल की भी इन्वेंट्री होगी, फिनिश गुड्स की भी इन्वेंट्री होगी, और वैसे देखा जाए तो वर्क इन प्रोग्रेस की भी इन्वेंट्री होगी। यहाँ पर वर्क इन प्रोग्रेस की इन्वेंट्री नहीं लिखा क्योंकि हमने उसे प्रोसेस कॉस्टिंग में सीखा है कैसे वैल्यू करते हैं। डायरेक्ट मटेरियल गिवन है, आपने बता दिया कि भाई एक्स है, वाई है, इतने इतने यूनिट्स बचे हैं, ये रेट पर खरीदा था और ये अमाउंट का मेरे पास इन्वेंट्री आ रहा है। पर फिनिश गुड्स का आप दिखाएंगे कि मेरे पास 500 यूनिट फिनिश गुड्स के पड़े हैं ए, 1000 यूनिट्स पड़े हैं बी के। अब इसकी कॉस्ट कैसे निकली उसे आपने ब्रेकअप में शो कर दिया, जितना ज़्यादा ब्रेकअप शो कर पाओ उतना करना चाहिए। अब अगर क्वेश्चन में डिटेल गिवन नहीं है तो कैसे करेंगे, नहीं करेंगे। क्वेश्चन में डिटेल गिवन है, आपसे पूछा है पर्टिकुलरली क्लोजिंग स्टॉक का बजट बनाने के लिए, अगर आप डायरेक्टली लिख कर आ जाएंगे कि भाई ये यूनिट्स है, ये रेट है, आपने यहाँ पर लिख दिया टोटल, तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई नंबर ज़्यादा कटेंगे नहीं। पर अगर आप और भी ब्रेकअप शो कर सकते हैं कि जो फिनिश गुड्स बना है उसमें मटेरियल का इतना है पर यूनिट का खर्चा, फिनिश प्रोडक्ट की पर यूनिट में इतना मटेरियल का खर्चा है, मटेरियल वाई का इतना खर्चा आ रहा है, क्योंकि 4 यूनिट वाई की लगती है 1 यूनिट बनने के लिए, 12 यूनिट जो है एक्स की लगती है 1 यूनिट प्रोडक्ट बनने के लिए। पर यूनिट ऑफ इनपुट की कॉस्ट गिवन है, आपने मल्टीप्लाई किया, पता लग गया कि इतना जो है प्रोडक्ट ए में मटेरियल का कॉस्ट जा रहा है, इतना लेबर का जा रहा है, इतना फैक्ट्री ओवरहेड का जा रहा है 1 यूनिट में, तो 49 रुपीज़ का बनकर तैयार होता है फिनिश प्रोडक्ट। 49 रुपीज़ की प्रोडक्ट ए की आ गई और प्रोडक्ट बी की आ गई 53 सिमिलर पैटर्न में, और आपने यहाँ पर शो कर दिया कि भैया ये देखिए फिनिश गुड्स की और रॉ मटेरियल की ये मेरी कॉस्ट बनती है क्लोजिंग इन्वेंट्री की। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का बजट बनाना है, अगेन आप हेडिंग डालेंगे कौन सा बजट बना रहे हैं, कौन सी ईयर का बना रहे हैं, और उस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जो भी ब्रेकअप है आप शो कर सकते हैं वो कर दीजिए कि डायरेक्ट मटेरियल लेबर फैक्ट्री ओवरहेड इतना इतना है। ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री का एडजस्टमेंट करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। बात खत्म, बात खत्म, दैट्स इट। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का बजट आ रहा है यहाँ पर, आप देखेंगे तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में क्या लिखेंगे, उसकी कॉस्ट ही लिखेंगे ना, रेवेन्यू तो आएगा नहीं,
कौन सी कंपनी का कौन सा बजट बना रहे हैं, किस ईयर का बना रहे हैं, वो सब लिख देंगे। और कॉस्ट को बाइफरकेट जितना कर सकते हैं कर देंगे। सेलिंग की अलग, डिस्ट्रीब्यूशन की अलग, वेरिएबल अलग, फिक्स्ड अलग, जैसा भी करना चाहे कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द डिटेल्स विच आर गिवन। तो सब कॉस्ट को यहाँ पर लिख दिया, सेल्स ऑफिस एक्सपेंस को, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस को। इसका क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल फॉर्मेट बताया गया है कि आपने सारे के सारे एक्सपेंसेस लिख दिए, दैट्स इट। सब के सब आपने एक्सपेंसेस लिख दिए। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में भी क्या करेंगे, सारे के सारे एक्सपेंसेस लिख देंगे। ऑडिट की फी भी कहाँ पर आएगी, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में। जो आपके जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय बैठे हैं उनकी सैलरी कहाँ आएगी, यहाँ पर आएगी। डेप्रिसिएशन ऑफिस वाले इक्विपमेंट का कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। इंश्योरेंस ऑफिस का कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। स्टेशनरी, पोस्टेज, टेलीग्राम, टेलीफोन, मिसलेनियस एक्सपेंस, सारा आपने एक्सपेंसेस दिखा दी, ये इसका बजट बन गया। अब ये अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि जो सैलरी है वो कैसे कैलकुलेट करी जाएगी, इतने नंबर ऑफ स्टाफ मुझे चाहिए होंगे और उसके हिसाब से जो है एनुअल कॉस्ट आपको निकालनी पड़ेगी, तो आप यहाँ पर स्टार डाल के उसका वर्किंग नोट बना देंगे कि ये जो अमाउंट आई है 28,000 की, आई कैसे है। रिसर्च डेवलपमेंट का जो बजट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो बजट है, वो सब का सब आपको बनाना पड़ सकता है। एक फॉर्मेट बनाएंगे और सारे के सारे एक्सपेंसेस को लिख देंगे। अब करते हैं अपना क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 4। अ सिंगल प्रोडक्ट कंपनी एस्टिमेटेड इट्स सेल्स फॉर द नेक्स्ट ईयर क्वार्टर वाइज एज अंडर। क्वार्टर 1 में कितनी सेल्स होगी, क्वार्टर 2 में कितनी सेल्स होगी, क्वार्टर 3 में कितनी होगी, क्वार्टर 4 में कितनी होगी। चारों क्वार्टर की सेल्स यहाँ पर लिख दी है। हाँ, लिख दी है चारों क्वार्टर की सेल। सोना मत भाई, जगह रहना। द ओपनिंग स्टॉक ऑफ द फिनिश गुड्स, the opening stock of the finished goods is 10,000 units and the company expects to maintain the closing stock of finished goods at 16,250 units at the end of the year. यहाँ पर पढ़ेंगे the production pattern in each quarter is based on the 80% sales of the current quarter and 20% sales of the next quarter. इसका मतलब जब मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ तो इतनी प्रोडक्शन कर रहा हूँ कि जो मेरे करंट ईयर है उसमें कुछ तो ओपनिंग स्टॉक से सेल हो जाएगी, बाकी जो है मैं प्रोड्यूस कर लूँगा। और जो मेरा नेक्स्ट क्वार्टर आने वाला है उसकी भी 20% सेल की प्रोडक्शन इसी क्वार्टर में कर लूँगा ताकि आगे सेल कर पाऊँ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर मुश्किल क्वेश्चन आएगा 16 नंबर का तो यही आएगा, 4, 5, 6 मुश्किल क्वेश्चन में यही क्वेश्चन आते हैं। एक ही क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं कह रहा सारे पेपर में यही आएगा, एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है। द ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बिगिनिंग का गिवन है, क्लोजिंग का गिवन है। ईच यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स रिक्वायर्ड 2 kg of raw material. Company proposes to purchase the entire annual requirement of raw material in the first 3 quarters in the proportion and at the prices given below. ये तो मेरे टाइम ही क्वेश्चन आए थे, तो मे 12 का क्वेश्चन मुझे लग रहा है। तो क्वार्टर है 1, क्वार्टर है 2, क्वार्टर है 3 और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल परसेंटेज टर्म्स में गिवन है ऑफ टोटल एनुअल रिक्वायरमेंट इन क्वांटिटी। साल की जितनी है क्वांटिटी रिक्वायर्ड उसमें 30% पहले क्वार्टर में परचेज करूंगा, 50% क्वार्टर 2 में, 20% क्वार्टर 3 में, इस रेट पर परचेज करूंगा। द वैल्यू ऑफ द ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर गिवन है 20,000 का ओपनिंग स्टॉक, वैल्यू टर्म्स में पड़ा हुआ है, रेट गिवन नहीं है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट ईयर क्वार्टर वाइज। प्रोडक्शन बजट यूनिट्स में बताओ, रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट क्वांटिटी में बताओ, रॉ मटेरियल परचेज बजट क्वांटिटी वैल्यू में बताओ, प्राइस स्टोर लेजर कार्ड ऑफ द रॉ मटेरियल यूजिंग फीफो बनाओ। प्रोडक्शन वाले का बजट देख लें, कितना प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। मेरी जो सेल्स की रिक्वायरमेंट है वो मुझे चारों क्वार्टर की गिवन है, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। तो ये तो बहुत आसान है। जो मेरा एनुअल प्रोडक्शन है वो कितना होएगा, मेरे को देखना पड़ेगा कि एनुअल प्रोडक्शन मुझे कितना करना है। मुझे टोटल सेल्स अगर इतनी करनी है, क्लोजिंग बैलेंस इतना पड़ा है, ओपनिंग बैलेंस इतना पड़ा है, तो मुझे पूरे साल में इतना प्रोड्यूस करना होगा। जाहिर सी बात है करना ही होगा इतना प्रोड्यूस, बट मैं क्वार्टर वाइज कितना प्रोड्यूस करूंगा वो आपको नहीं मालूम है। वो जो क्वार्टर वाइज प्रोडक्शन होगी वो ऐसे होगी कि 80% जो सेल्स होने वाली है करंट क्वार्टर की, यानी 30,000 होने वाली है पहले क्वार्टर की, उसका तो मैं 80% जो है सेल्स करूंगा, और जो नेक्स्ट क्वार्टर की सेल होने वाली है उसका 20% सेल करूंगा, तो मैं इतना टोटल प्रोडक्शन करूंगा। सिमिलरली मैं जो क्वार्टर 2 है उसमें क्वार्टर 2 की जो सेल्स है उसका 80% प्रोडक्शन करूंगा और नेक्स्ट क्वार्टर वाले का 20% का प्रोडक्शन इसी क्वार्टर में करूंगा, सेकंड वाले में। तो मैं सेकंड क्वार्टर में इतना प्रोडक्शन करूंगा। क्वार्टर जो 3 है
उसकी कितनी सेल्स है क्वेश्चन में गिवन है, उसका 80% मैं इसी क्वार्टर में प्रोड्यूस करूंगा और नेक्स्ट क्वार्टर में जो सेल होने वाली है उसका 20% भी इसी क्वार्टर में प्रोड्यूस करूंगा। क्वार्टर 3 में 42,000 का प्रोड्यूस करूंगा। प्रॉब्लम आ गई लास्ट क्वार्टर में, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि मैं इसमें तो 80% इसी क्वार्टर का प्रोड्यूस करूंगा बट नेक्स्ट क्वार्टर का 20% करूंगा, तो नेक्स्ट क्वार्टर का मेरे पास अमाउंट गिवन नहीं, वैल्यू गिवन नहीं, कुछ भी नहीं मालूम मुझे, क्वांटिटी गिवन नहीं है। इसीलिए मैंने यहाँ पर ये कामझाम किया है। मुझे नहीं समझ आया था कि ये क्यों किया गया है, जी नहीं, मुझे तो सिंपल सा ये समझ में आया था कि आपके क्वेश्चन में गिवन है कि करंट क्वार्टर की जो सेल है उसका 80% आप प्रोड्यूस करेंगे और नेक्स्ट क्वार्टर की जो सेल है उसका 20% आप प्रोड्यूस करेंगे करंट क्वार्टर में। वही मैं करते जा रहा था, लास्ट क्वार्टर में जाके अटक गया कि लास्ट क्वार्टर में तो उस क्वार्टर का 80% प्रोड्यूस कर लेंगे बट और कितना प्रोड्यूस करेंगे नेक्स्ट क्वार्टर का मालूम नहीं है। इसीलिए मैंने टोटल एनुअल देखा कि भाई देखिए पूरे साल में जो मेरी सेल्स है मुझे मालूम है, क्लोजिंग स्टॉक मुझे मालूम है, क्वेश्चन में गिवन है 16,250, ओपनिंग 10,000 क्वेश्चन में गिवन है। तो क्लोजिंग ओपनिंग को एडजस्ट करके पता लग गया कि पूरे साल में मैंने कितना प्रोडक्शन किया होगा। जब मैंने क्वार्टर वाइज देखा तो अपने आप बैलेंसिंग फिगर आ गई कि भैया अगर पूरे साल में 1,60,000 मैंने प्रोड्यूस किया है, क्वार्टर 1 में इतना, क्वार्टर 2 में इतना, क्वार्टर 3 में इतना, तो क्वार्टर 4 में इतना ही किया होगा, जिसमें मेरे पास एक नंबर तो है, दूसरा नंबर बैलेंसिंग फिगर के रूप में आ गया कि नेक्स्ट क्वार्टर का 20% कितना होगा, बैलेंसिंग फिगर के रूप में आ गया। ये जब आपने देख लिया, प्रोडक्शन बजट बना लिया, तो इसके बाद आप रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट बनाएंगे। रॉ मटेरियल कंजम्पशन के बाद रॉ मटेरियल का परचेज बजट बनाएंगे, दोनों अलग अलग है। कंजम्पशन में बहुत सिंपल सी बात है, आपको कितना कितना प्रोड्यूस करना है, जितना जितना प्रोड्यूस करना है उसके लिए जो है 2 kg लगता है एक यूनिट बनाने के लिए, तो इतना इतना रॉ मटेरियल की कंजम्पशन होगी इतने इतने क्वार्टर में। इस क्वार्टर में मुझे 31,500 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, 2 यूनिट लगती है रॉ मटेरियल की, 1 यूनिट फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो 63,000 यूनिट्स मेरी लगेगी रॉ मटेरियल की फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए। क्वार्टर 2 में कितना लगेगा, मल्टीप्लाई बाय 2, 2 यूनिट लगती है रॉ मटेरियल की 1 यूनिट के लिए, तो 38,250 के लिए लगेगी 76,500। सिमिलरली क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 का रॉ मटेरियल की कंजम्पशन आ गई है। अब कंजम्पशन आ गई तो परचेज आपको निकालना पड़ेगा, परचेज कितनी होगी क्वार्टर वाइज वो आपको निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे क्वार्टर वाइज परचेज, बताइए बताइए कैसे निकालेंगे। देखिए आपका रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक गिवन होगा 10,000 kg, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 5,000 किलो, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 5,000 किलो, ये तो हमें मालूम है। तो अगर हम अभी इसको नहीं देखें, मान लेते हैं इसको नहीं देखते, रॉ मटेरियल परचेज बजट को नहीं देखते, क्वार्टर वाइज को देखते हैं, तो वहां पर गिवन है कि जो भी आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट होगी उसका 30% जो है वो क्वार्टर 1 में परचेज किया जाएगा, 50% क्वार्टर 2 में, 20% क्वार्टर 3 में परचेज किया जाएगा। ये क्वेश्चन में गिवन है, तो इसीलिए मुझे देखना पड़ेगा एनुअल रिक्वायरमेंट मेरी कितनी है। एनुअल रिक्वायरमेंट में ऐसे देखूंगा कि रॉ मटेरियल जो है मुझे 3,20,000 यूनिट्स चाहिए, प्रोड्यूस करने हैं मुझे, उसके लिए इतना रॉ मटेरियल मुझे चाहिए, प्लस क्लोजिंग स्टॉक में 5,000 बचा हुआ है उतना मुझे और चाहिए, माइनस 10,000 तो मेरे पास पड़ा ही हुआ है ओपनिंग बैलेंस में, तो इसका मतलब मुझे 3,15,000 kg का परचेज करना पड़ेगा पूरे साल में। जब मुझे पूरे साल का मालूम पड़ गया तो यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है जो पूरे साल में आप परचेज करने वाले हो उसका 30% आप इस रेट पर परचेज करोगे क्वार्टर 1 में, 50% क्वार्टर 2 में, 20% क्वार्टर 3 में, ऐसे कर कर आप पूरे साल की रिक्वायरमेंट का 100% परचेज तीनों क्वार्टर में करेंगे। क्वार्टर 4 में कुछ परचेज नहीं करेंगे। हाँ जी, तो बस निकाल दिया मैंने, 30% कितना आया, 50% कितना आया एनुअल रिक्वायरमेंट का, 20% कितना आया, किस किस रेट पे परचेज करेंगे क्वेश्चन में गिवन है, टोटल अमाउंट आ गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार जरूर पढ़ना, और इसमें जो ट्रिक है वो मैं आपको बता देता हूं। ट्रिक ये है कि आपको जो है क्वार्टर वाइज डिटेल शो करनी है, बट आप उससे पहले एनुअल भी निकालेंगे, आप उससे पहले एनुअल भी कैलकुलेट करेंगे। ट्रिक है, जहां पर अटकेंगे वहां पर आपको ये वाला नंबर काम आएगा। एंड में आपको स्टोर लेजर बनाना है, जो हमने चैप्टर नंबर 1 में किया था, मटेरियल कॉस्टिंग के साथ किया था, कि ओपनिंग बैलेंस 2 रुपये के हिसाब से आ रहा है, उसके बाद आप परचेज करेंगे, कंजम्पशन होगी, क्योंकि कंजम्पशन गिवन है रॉ मटेरियल की, देख लीजिए आप इस पर्टिकुलर क्वार्टर में कितनी कितनी कंजम्पशन होगी गिवन है, कंजम्पशन हो जाएगी। फीफो के बेस का मतलब है कि जो पहले आया पहले गया, और जो बैलेंस बचेगा वो लास्ट वाले में से बच जाएगा। अब यहाँ पर जो बैलेंस बचा ये इसका ऊपर वाले का ओपनिंग होएगा 41,500, 2 रुपये के हिसाब से 83,000 जो आ रहा है, इतना आपने परचेज और किया। 1,57,000 का कहाँ से आया, यहाँ से आया सर, यहाँ से आया। आपने कितना परचेज करा ये देखिए आप,
1,57,500 आपने परचेज करा। कंजम्पशन बजट से आ गई, सिर्फ स्टोर लेजर बनाना है। ओपनिंग कितना था, परचेज कितना किया, कंज्यूम कितना किया, और फीफो फॉलो करना है। यहाँ पर आपका 2 रुपये के हिसाब से ओपनिंग आ रहा था, 3 रुपये के हिसाब से आपने परचेज करा Q2 में। तो जब जाएगा, जब कंजम्पशन होगी तो पहले तो ओपनिंग का चले जाएगा, और जो बचा हुआ है वो सेकंड जो आपने परचेज करी है वहाँ से जाएगा, फीफो मेथड। और जो एंड में बचेगा वो बाद में जो आपने खरीदी थी उससे ही बचेगा। जो लास्ट में बच गया वो अगले क्वार्टर का ओपनिंग बनेगा। आपने 4 रुपये के हिसाब से और परचेज करी, आपने 84,000 का डिस्पैच करा, तो यहाँ से 84,000 निकल गया, और इसमें से भी बच गया कुछ। जो बाद में खरीदा वो तो पूरा का पूरा ही बच गया, इसमें से भी कुछ बच गया, पूरा गया नहीं, और जो बाद में परचेज करा वो तो बच ही गया है। यही आपका ओपनिंग में आएगा। उसके बाद आपने Q4 में जो है परचेज कुछ करी नहीं, सिर्फ कंज्यूम करा। तो पहले आपने जो ओपनिंग में था वो कंज्यूम करा, उसके बाद जो और ओपनिंग में था, जो सेकंड बार में परचेज करा था, वहाँ से फीफो के हिसाब से गया, और एंड में जो बच गया वो बच गया। ये पूरा का पूरा आपको बनाना है, जो कि 16 नंबर से कम का नहीं आएगा। अगर आया तो, आजकल इतने बड़े क्वेश्चन आते नहीं है, बट आने को एक क्वेश्चन आ सकता है, आराम से आ सकता है। अगर ये क्वेश्चन 10 नंबर का आया तो आप फटाफट क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन बजट बना सकते हैं, रॉ मटेरियल कंजम्पशन, रॉ मटेरियल परचेज बजट तुरंत बना सकते हैं। स्टोर लेजर में टाइम लगेगा, बहुत लंबा चौड़ा बजट बनाना पड़ेगा। इतना फटाफट कर सकते हैं, स्टोर लेजर की जगह छोड़ सकते हैं अगर उसकी वेटेज कम है। तो ऐसे आपको ट्रिक प्ले करनी पड़ेगी कि जल्दी जल्दी हो रहा है उसे जल्दी जल्दी करते रहिए। अगर आप कर सकते हैं, आपके पास टाइम है, और आपको मालूम है कि 100% मैं श्योर हूँ कि ये जो बना रहा हूँ बिल्कुल ठीक बना रहा हूँ, तो बढ़िया है, बना दीजिए। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, बट आपको नंबर तो पूरे मिलेंगे। बट अगर आपको किसी ऐसे क्वेश्चन में कन्फ्यूजन आ गई कि भैया आपको लगता है कि मुझे और इसमें टाइम डिवोट करना पड़ेगा समझने के लिए, क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा है, जितनी चीज़ें क्लियर है उतना आप करके आ सकते हैं, अगर आपने उसे चॉइस क्वेश्चन में छोड़ा नहीं है तो। पहले 15 मिनट जो एग्जाम के मिलेंगे, फर्स्ट 15 मिनट्स जो एग्जाम के मिलेंगे, उसमें आपको क्या करना है, यही काम करना है। इजी क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना है फटाफट, कि अगर आपको थ्योरी आता है तो पहले देख लो, थ्योरी आता है तो थ्योरी पे टिक लगा लो, थ्योरी नहीं आता है तो पहले ही वो कट जाएगा, काम खत्म। तो आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि मुझे बाकी क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि थ्योरी में मेरे को 5 क्वेश्चन आए हैं, 4-4 नंबर के 5 क्वेश्चन आए, वटेवर, ये 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चन आए, वटेवर जो भी है। आपको उसमें से 2 ही क्वेश्चन आते हैं, 2 नहीं आते तो आप पहले ही कहेंगे चलो यार इसको नहीं करना, क्योंकि 8 ही नंबर का आता है मुझे 16 में से, तो मैं क्या ही करूंगा, और 8 में से नंबर ही कितने मिलेंगे। थ्योरी नहीं आता, पहले ही चॉइस में छूट जाएगा। और अगर आता है, क्योंकि थ्योरी में भी ऐसे होता है कि आपके जो हैं 5 क्वेश्चन होते हैं, 5 में से 4 करने होते हैं, ऐसे होता है। अगर आपको आता है चारों के चारों आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो बेटर है उसे चूज़ करें, बेटर है उसे चूज़ करें, और किसी और क्वेश्चन को छोड़ें। ये आपको फटाफट पहले 5 मिनट में करना है, बाकी जो 10 मिनट है उसमें आप क्वेश्चन पढ़ने में लगाएंगे। कंपलसरी क्वेश्चन में टाइम दे सकते हैं, क्योंकि वो तो सभी को करना होता है, या कोई और आसान क्वेश्चन में टाइम दे सकते हैं जो आपका की एरिया है, कि भैया ये जो 16 नंबर का है मुझे बहुत अच्छे से आता है, 10 मिनट मैंने स्टडी कर ली इस क्वेश्चन की, और जैसे ही आंसर शीट मिली और आंसर शीट पे लिखना स्टार्ट करा, 15 ही मिनट में वो 16 नंबर का क्वेश्चन कर लिया। तो 16 नंबर पक्के हो गए, 16 नंबर पक्के हो गए। यदि आपने उस 5 मिनट में एक क्वेश्चन और आइडेंटिफाई करके रखा हुआ था कि हाँ भाई ये इसके बाद मेरे को करना है, ये और ईजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो उसमें भी आप 20 मिनट लगाकर वो भी कर सकते हैं, आराम से 20 मिनट लगाकर कर सकते हैं। तो करीब करीब आपका जो है 35 मिनट में आपके 32 नंबर पूरे हो गए हैं। यदि आप एक थ्योरी का क्वेश्चन पिक करते हैं इसके बाद, तो फटाफट आप 16 नंबर में से आपको 10-12 नंबर जो भी आता है वो लिख कर आ सकते हैं। आप तो पास हो गए, आप तो पास हो गए जी, पास होने से कोई नहीं रोक सकता आपको। पहले ही घंटे में आप पास हो गए, काम खत्म। उसके बाद जो है क्वालिटी आंसर्स अपने करते रहिए, जितना जितना आता है उतना करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, स्पेस छोड़ छोड़ के बढ़ते रहिए, ये सबसे बेस्ट चीज़ है। इलस्ट्रेशन नंबर 5 है, इलस्ट्रेशन नंबर 6 है। आपकी दोस्तों 2 इलस्ट्रेशंस हैं, और ये दोनों इलस्ट्रेशंस जो हैं मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाने वाला हूँ। वीडियो तो अभी बना रहा हूँ, अपलोड बाद में कर दूंगा, मतलब साथ ही में अपलोड कर दूंगा, ताकि आप पर बर्डन ना रहे।